हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वात्सल्य क्लासेस पर। अब हम आज की कक्षा में देखेंगे कानूनों की समझ। कानून किसी भी देश में देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी है और आप सबको भी कानूनों की समझ होना आवश्यक है। कानून की समझ हो तो हम उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। अन्यथा कानूनों का यदि हमें पता नहीं हो तो हम कई बार ऐसे कोई कृत्य कर बैठते हैं जिनकी वजह से हमें सजा भी हो सकती है या वो कानून का उल्लंघन भी हो सकता है। और आपको इस उम्र में ज्यादा जरूरत है। तो जलाओ ना मोटरसाइकिल आ रही हैं कर भुर्र भुर्र, वो गलत तरीका है। कानूनों का यातायात के भी कानून होते हैं। हर प्रकार के शासन व्यवस्था में देश की सरकार को शासन को चलाने के लिए हर प्रकार के कानून बने होते हैं। उन कानूनों का हमारा नैतिक दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, उनका पालन करें। इन कानूनों के बारे में हम अपने कानूनों की समझ अपने इस अध्याय में ये देखेंगे। इस अध्याय में से बोर्ड परीक्षा के लिए अपने 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इस अध्याय में, पूरे अध्याय में हम कानूनों के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ ही बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो कानून क्यों जरूरी है देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। अब हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे देश में कानून का शासन होगा। हमारे देश में कैसा शासन होगा? कानून का शासन। तो अपना पहला प्रश्न यही बनता है, कानून का शासन क्या होता है? कानून का शासन क्या होता है? तो कानून का शासन क्या होता है? कानून का शासन होने का मतलब यह है कि देश का प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष या सरकार के समक्ष, सत्ता के समक्ष, सत्ता के सामने बराबर होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। देश में जो भी कानून बना है वो हर आदमी पर लागू होगा। कानूनों से ऊंचा कोई नहीं है। कोई भी व्यक्ति देश के कानून से, संविधान से ऊपर नहीं है। तो कानून का शासन क्या होता है? कानून के शासन, प्रश्न अगर हमें पूछा जाए कि कानून का शासन क्या होता है तो हम लिखेंगे कि कानून के समक्ष सभी को समान माना जाए। सभी को समान माना जाए। माना जाता है जाति, धर्म, वंश, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कानून का शासन है। कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत देश के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि देश में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जाति, धर्म, वंश, भाषा, इन सब के आधार पर आप चाहे किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी वंश के हैं, कैसी भी भाषा बोलते हैं। जो भाषा के बिंदु पर मुझे याद आया कि भाषा हमारे देश में 22 भाषाएं हैं। तो उन 22 भाषाओं के अनुसूचित भाषाएं हैं 22। तो हमारे संविधान में दर्ज की गई है 22 भाषाएं। तो भाषा सबकी अलग अलग होती है। इस आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब भाषा के संदर्भ में हम देखें तो हमारे शेखावाटी की तो बड़ी अजीबोगरीब कई चीजें हो जाती हैं। कई बार भाषा को लेकर के भाषा बड़ी अजीब, हर 10 कोस पर, 20 कोस पर हमारे राजस्थान में भाषाएं बदलती रहती हैं। तो जैसे अंग्रेजी में कोई अंग्रेज आदमी है, वो ये कहेगा कि आप चाय लेंगे, तो अंग्रेजी बोलने वाला आदमी कहेगा नो नो नो, आई डोंट नीड। ऐसा करके वो लंबी चौड़ी भाषण करेगा। हिंदी में अगर कोई आदमी कहेगा कि क्या आप चाय पिएंगे, तो अगला कहेगा नहीं चाय नहीं पिएंगे, अभी जरूरत नहीं है, आप कष्ट नहीं करें। और मारवाड़ी आदमी, शेखावाटी का आदमी चाय पीछे गए तो प्रत्युत्तर में लंबी चौड़ी बहस करने के वो
तो इसी में हो गया। तो इस प्रकार भाषाओं का अपना अपना आनंद है। हर देश की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। और आपने जो कोई डॉक्टर बन रहा है, हर बूढ़ो डोगरो है, डॉक्टर का नोट को डॉक्टर पूछे बताओ भाऊ जी कहीं समझ जाए, डॉक्टर साहब बेरोगो नहीं गाय हुई रही है, कालजाम बड़ा अच्छी लाग रही है, माँ चिरण पिरण सी हुई रही है। चिरण पिरण कहेंगे बीमारी है, डॉक्टर का आपका समझ में नहीं आओ कहीं चिरण पिरण होगी। तो इस प्रकार से भाषाएं अलग अलग होती हैं, भाषाओं का अपना अपना आनंद है। तो इस भाषा के आधार पर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये अपना पहला प्रश्न हो गया 2 नंबर का। कानून का शासन क्या होता है? कानून का शासन यानी कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान समझा जाता है, वो चाहे कितना ही बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा हो। जैसा आपने अखबारों में पढ़ा होगा, बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भी कानून के तहत सजा हो गई थी। जो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री था, सबसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति था, उसको भी जेल हो गई थी। तो बड़े बड़े लोगों को भी जेल हो जाती है। इसका मतलब यह है कि भारत में कानून का शासन स्थापित है, भारत में कानून के समक्ष सभी को बराबर समझा जाता है। तो पहला प्रश्न अपना इस बिंदु में से यही कि कानून का शासन जो है वो क्या होता है। देश में कानून के समक्ष सबको बराबर समझा जाता है। अब कानून के संबंध में बात करें तो कानून की अगर ऐतिहासिक दृष्टि से हम बात करें, इतिहास में की ओर अगर हम लौटें तो एक उदाहरण देखते हैं। अपने इस बिंदु में एक उदाहरण दिया गया कानून का। एक कानून आया था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था? अंग्रेजों द्वारा, एक्ट का मतलब होता कानून, और रोलेट नाम का अंग्रेज अधिकारी था, उसके नाम पर ये कानून बनाया गया था। रोलेट एक्ट आया था, देश में कानून आया था एक। तो ये कानून क्या था? कानून ऐसा था कि देश में भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था तो अंग्रेजों ने ऐसा कानून लागू किया था कि कोई भी व्यक्ति जिस पर थोड़ा बहुत भी अंग्रेजों को शक हो गया तो वो उस व्यक्ति को उठा करके जेल में डाल सकते हैं बिना कोई कारण बताए। जितने दिन चाहे उतने दिन उसको जेल में रख सकते हैं और उसको सजा भी दे सकते हैं। तो बिना किसी आधार के इस प्रकार का जो प्रावधान किया गया, इसको भारतीय लोगों ने काला कानून की संज्ञा दी। काला कानून की संज्ञा दी गई। इस काले कानून का विरोध किया गया, देश में इसका भयंकर विरोध हुआ। विरोध होने के बावजूद इसको लागू कर दिया गया। भारत में रोलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। तो जब इसको लागू किया गया तो पंजाब में एक डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, 2 स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था बिना किसी कारण। तो बिना किसी कारण जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध करके पंजाब के अमृतसर शहर में एक जगह है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी इस कानून के विरोध में और डॉक्टर किचलू की अरेस्ट के विरोध में। तो ये जो सभा थी वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था, जनरल डायर। इसने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। हजारों लोग इसमें मौत के घाट उतार दिए गए थे। हजारों लोग, जो शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हो रहा था, चल रहा था, इस जलियांवाला बाग के सारे एग्जिट गेट बंद कर दिए गए थे और अंदर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के। तो हजारों लोग मारे गए थे। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है हमारे स्वाधीनता आंदोलन में, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस प्रकार से यह हुआ था 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन। 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन। तो अब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो रोलेट एक्ट से संबंधित है। इस पाठ में हमारा यहाँ 2 नंबर का प्रश्न बनता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर प्रकाश डालिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ या रोलेट एक्ट क्या था? तो रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट था, काला कानून की संज्ञा दी गई थी और एक अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों पर लागू किया गया, अंग्रेजी गवर्नमेंट द्वारा, अंग्रेजी हुकूमत द्वारा लागू किया गया ऐसा कानून था जिसमें शक के आधार पर बिना किसी प्रकार की गलती की
या हम ये कह सकते हैं बिना किसी प्रकार के गुंजाइश के भाई कि इसने गलत कुछ किया है या नहीं किया है, उससे कोई लेना देना नहीं। बिना मतलब, जो अपनी भाषा में अपन कहते हैं ना, बिना मतलब का परेशान करना, तो बिना मतलब के, बिना किसी प्रकार का अपराध किए, केवल शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, देश की, भारत की किसी भी नागरिक को अरेस्ट किया जा सकता है, जेल में रखा जा सकता है, सजा दी जा सकती है। ऐसा कानून आया था, इसको कहा गया रोलेट, ये था रोलेट एक्ट। इस रोलेट एक्ट का विरोध हुआ, पंजाब में इसका विरोध हुआ, डॉक्टर किचलू को अरेस्ट किया गया। इनके विरोध में अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन एक सभा का आयोजन हुआ। उस सभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दूसरा प्रश्न अपना 2 नंबर का रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड का। इसके पश्चात हम देखते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के में एक विद्वानों में, या हम कह सकते हैं इतिहासकारों में एक मतभेद है। क्या मतभेद है? मतभेद ऐसा है कि प्रश्न अपना यहां बनता है कि अंग्रेजों ने भारत में कानून का राज स्थापित किया। अंग्रेजों ने भारत में कानून का राज स्थापित किया, कानून का शासन स्थापित किया। तो अमूमन इतिहासकारों में इस बात को लेकर के मतभेद है। बहुत से इतिहासकार हैं जो अंग्रेजों के पक्षधर हैं, वो कहते हैं कि भारत में जो कानून का राज है वो अंग्रेजों ने स्थापित किया था। इससे पहले कोई कानून नहीं था, राजा महाराजाओं का शासन था, वो अपनी मनमर्जी से राज करते थे। अंग्रेजों ने कानून बनाकर शासन करना शुरू किया, जबकि ये सत्य नहीं है। इसके विपक्ष में हमें तर्क देने, और वैसे भी हम देखें तो अपने हिसाब से, जैसा हमने पीछे देखा था कि जो भाषाओं के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि अंग्रेजा ने अपने देश की भाषाएं समझ में नहीं आती, कई सिर को कानून अपने देश में कानून को शासन स्थापित कराओ। ये बार हम एक छोटू सा उदाहरण बता दूं कि अंग्रेज के शाह कानून बनाता, तो अपने शेखावटी के मायने एक बार कोई जागीरदार हुआ करता। जागीरदार होता पहले छोटे छोटा गांव के ऊपर, 2 गांवों पर, 1 गांव पर या 5 गांवों के ऊपर जागीरदार हुआ करता। एक कोई जागीरदार हो और बी गांव में एक कोई चौधरी हो। जागीरदार सुबह सुबह है जो आपने पहली थोड़ी छुआछूत ऊंच नीच तो चलिया ही करती, काफी छुआछूत को काफी प्रभाव हो पुराना टाइम में। तो अब जागीरदार है जो आपका घर के बारे बैठो आराम करो, क्योंकि जागीरदार तो जागीरदार है, वहां तो जनता कमाबो करती, लियाबो करती, देबो करती, टैक्स जगह हासिल बोलता, जगह आजकल आपने टैक्स बोला। अब एक चौधरी हो जो आपका खेत में जाए हड़बा बन, नारा साथ में ले मेले यार, जागीरदार का घर के सामना करे, निकलो जो जागीरदार भी नेलो दे लियो, बोले चौधरी आजा चिलम पिला। जब पुरानी टाइम में चिलम तंबाकू को पीबा को रिवाज हो, तो चौधरी बोले नहीं, ठाकरा बोले मोड़ा हो जाए खेत में 2 उमरा काटी। अरे बोले आजा यार चिलम पीछा बैठ 2 मिनट था ही कर लिया। ऐ कर दोनों बैठ का बतलावा लगा, बोले चिलम बोल रहा है। अब चौधरी चिलम मरे लागू, जेठा ने जागीरदार के माँ घर का हेलो देर माँ बुला लियो जना। जागीरदार माँ चले गो, माँ गयो, 5-10 मिनट को टाइम लाग गो। चौधरी बारे बैठे बैठे देखे यार तावड़ो है, हड़बणो अपने लेट उसी। जागीरदार तो आवे ना आवे, आपने तो चिलम पी लियो। अब चिलम पीवा के लिए चिलम के ऊपर एक कहीं चाहिए, वास्ते की खीरी चाहिए, जना बा चिलम पी जाए, तंबाकू बढ़े। तो चौधरी देखे खीरी कटे मिलो, जब मैं नहीं क्या करे, अरे भाई कोई कौन देखे जना आपको जागीरदार वाले रसोई में जार वास्ते ही खीरी ऊपर मिल ले यार चिलम पियो लागो। चिलम पी ली, चिलम पीता पीता जागीरदार मायनू 12 आयो। अब जे वो 12 आयो और 12 अरे बोले यार चौधरी चिलम तो पीगो दी गए तुम, बोले नहीं, बोले चालू ही करिए ठाकरा लियो, थे ले लो। बोले यार चिलम पीज के तो ठीक है, पर तुम नहीं बताया वास्ते वाली खीरी कटे ले ठाकरा थे तो हाँ पनीर मत, बोले मायला मंडा रसोई पक देर खीरी मेल ले। अर जागीरदार नाई झाड़, बोले तुम माई क्या बड़ी, मेरा घर क्या बड़को बिन बोलता पोड़ी, पर पोड़ी में क्या आएगो तुम, तेरे को कायदो ही नहीं। अरे दड़े दड़े 5-7 के दीड़े चौधरी के मेल दे वो मंगर पकौड़ा आपको आगो। बोले यार आज तो सुबह सुबह मंगर ठोका लिया, चलो करा
खेत बाबू तो कैंसिल हो गयो, मगर दूंगा बापड़ा खेत क्यों भाई जो घर से लोगो। बात आई गई हुई। थोड़ा दिन बाद में जागीरदार आपको आपकी जागीर ने देख रहा है घूम बन गएड़ो, शाम के टाइम झांझल को हो अंधेरो सो हुए बी टाइम ओठो घूम गामर एक लो आवे। चौधरी बाड़ा में कोई काम करे, अरबी के नजर पड़ गई भाई जागीरदार आ रहे। जागीरदार ने हेलो दे लियो, बोले आ जाओ चिलम पी लो। बोले यार मोड़ा हुआ जी, बोले काकी मोड़ा हुआ, आ जाओ चिलम पानी पीछा आपको पीछा आ जाओ। मैं यहाँ कैरबिन बाड़ा में बुला लियो। अब वो बाड़ा में आयो और चौधरी तो क्यों फिर ने शोट पड़े जो उठा दड़े दड़े पांदर मेल गूंतलो कर दियो। अब गूंतलो कर दियो जागीरदार हाय हुई कर करार अल्लार भाग्यो बागर आपकी ले गोड़ीर आगो गयो। अब जागीरदार ने ठोकनू बहुत बड़ी चीज ही महाभारत हो गांव पूरा लायो, बोले जागीरदार ने ठोक लियो। अब जागीरदार ने भी ये लागो कि आपने साथ गलत हो और इनने अपन सबक सिखाणु है, इसके लिए केस कर दियो। केस कर दियो। न्याय की व्यवस्था कानून आप बताओ ना कि अंग्रेज भारत में कानून लागू करे। न्याय की व्यवस्था सारी कानून अंग्रेजा का हाथ में, जो अंग्रेज और जज कोर्ट में दोनों कोर्ट में बुला लिया। जागीरदार केस करियो, चौधरी ने भी बुला लियो और जागीरदार ने बुला लियो। और चौधरी ने पूछो, बोलो बोल भाई चौधरी जागीरदार तेरे पर मुकदमो करे तो इन ठोक्यो क्या? बोले साहब वो पली मन ठोक्यो, पली मन जागीरदार ठोक्यो। बोले तन जागीरदार ठोक्यो? बोले हाँ। जन जागीरदार ने पूछो, बोले भाई तू क्या ठोक्यो रही? जना जागीरदार गया, बोले साहब ओ मेरी पोड़ी में आएगो जना ठोक दियो मुझे। चौधरी ने पूछो, बोले तू क्या ठोक्यो रहा? जागीरदार ने बोले ओ मारे तकमा आएगो जना ठोक दियो। अब देखो अंग्रेजन कानून की कितनी समझ, जीवन भाषा की समझ को नहीं। जना कहीं फैसला लिखो, बोले भाई चौधरी कदे जागीरदार की पोड़ी में नहीं आवलो और जागीरदार कदे चौधरी की तक में नहीं आवलो, ओ वो फैसलो। तो इसका मतलब हम ये क्या कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में कानून का शासन लागू नहीं किया। अंग्रेजों को हमारी भाषा का संस्कृति का कुछ पता नहीं था। हमारे देश में कानून का शासन बहुत पहले से प्रचलित है। तो इसके विपक्ष में हम क्या तर्क दे सकते हैं? पहला तर्क तो ये कि कानून जो अंग्रेजों के कानून थे वो समानता पर आधारित नहीं थे। अंग्रेजी कानून या अंग्रेजों के कानून समानता पर आधारित नहीं थे, भेदभाव करते थे। भारतीय लोगों को ज्यादा सजा होती थी, अंग्रेजों को कम सजा होती थी, तो इनकी समानता थी नहीं। कानून समानता पर आधारित नहीं थे, जबकि कानून के समक्ष सब समान होने चाहिए। कानून के शासन की पहली विशेषता है ये, समानता पर आधारित नहीं थे। दूसरा कि भारत में जो कानून बने हैं, जो कानून का राज स्थापित हुआ है, उसमें राष्ट्रवादियों का योगदान हुआ है। राष्ट्रवादियों का योगदान था इसमें, कि जो भी कानून निर्मित हुए हैं उनमें राष्ट्रवादियों का पूरा योगदान रहा है। राष्ट्रवादियों ने ये देखा है कि हमारे साथ क्या भेदभाव हुआ है, किस प्रकार की हमारे साथ ज्यादती हुई है, क्या हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी स्वतंत्रता का, हमारी समानता का, हमारे अधिकारों का सबका हनन हो रहा है। इन अधिकारों को हमें प्राप्त करना है। तो स्वतंत्र भारत में जो कानून बने उसमें राष्ट्रवादियों का योगदान है, ना कि अंग्रेजों का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में कानून के शासन की स्थापना नहीं की। और प्रश्न हमें ये, हमारा 2 नंबर का प्रश्न ये बन सकता है कि क्या भारत में अंग्रेजों ने कानून के राज की स्थापना की? तो इसमें आप लिखेंगे नहीं और 2 कारण देंगे, या इसके विपक्ष में 2 तर्क पूछे जाएं तो वो भी आप इसमें इसी प्रकार से लिखेंगे। अब हम देखते हैं आधुनिक कानूनों के बारे में, जिनमें हमारी पुस्तक, इससे संबंधित हमारी पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है, घरेलू हिंसा का उदाहरण। तो अब आधुनिक कानूनों का निर्माण कैसे होता है, कानून कैसे बनते हैं? कानून निर्माण। तो कानून निर्माण के संबंध में एक उदाहरण लेते हैं हम, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है? घर पर किसी भी महिला के साथ किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक जो हिंसा होती है, उसको चोट पहुंचाई जाती है, नुकसान पहुंचाया जाता है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जाए, तो वो सारी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आती है। तो वो घरेलू हिंसा, अब साधारण भाषा में अगर अपन कहें तो घरांच के लुगाई बिताई के साथ कोई मारपीट हुए, कोई गाली गलौज हुए, कोई और हुए, ये की स्थिति हुए तो बिन घरेलू हिंसा बोली जाए। महिलाओं को इस कानून के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, ताकि वो इस घरेलू हिंसा से बचने के लिए कानून का सहारा ले सकें। और अपने समाज में हम देखते हैं, हमारे चारों तरफ हमारे ही समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो
महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए घरेलू हिंसा रोकथाम या निवारण अधिनियम बनाया गया। और कई लोग बागाना पर देखा है, दारू पी में माक पाखंड करें, नाटक करें, आ जाए सारे दिन शुभ धन के शुदा ध्यान के चले जाए, ध्यान की हार्ड फोड़ रात ना जिये 400 300 400 रुपया आता हूँ, 400 रुपया लेता है भी जंगला मगर जार बोलो मोटो सारो लिखड़ा ने सड़क के ऊपर न्यारो लिखड़ा ठे तो जायला ठेका पर दे दे रहे 2 लाल ढक्कन दे दे, वह 2 लाल ढक्कन ले लिया यार, एक ने बेटे पी लें, एक ने थोड़ा आगन जी जार पी लें, फिर बढ़िया रहे कहते नाली में बढ़िया है, गेला में बढ़िया है, अरे घर पूग जाए घर झाट टाबरा ने चोर चना परेशान करें। हाँ एक चीज जरूर है, आज का बेवड़िया लोग ने आको एक बहुत जोर को जीव है जो आको पक्को साथी यहाँ पर एक जीव है ना कुत्तो, हर आदमी आजकल लोग बाग बड़ा कुत्ता पालन नेरी नेरी बांध, वो कुत्तो वास्तव में वफादार हुआ। ज्या आदमी कोई दारू पी आदमी पड़गो गिला आप देखा भी आदमी नहीं सारों को निकला जा आप नहीं कर लेंगे यार दारू पीड़ो पड़े जा आप सारों को निकल जाओ छड़े को नहीं भी कोई मदद करा कुत्तो आवाज ना कहीं करे बुचे और क्यों नहीं करे बाकी पानी जरूर पार जाए, अब क्यों पार जाए इसको ध्यान है, इसलिए कुत्तो वफादार हुए। तो देखो आगे घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम। तो घरेलू हिंसा क्या होती है? अपना 2 नंबर का प्रश्न आपको यह पूछा जा सकता है कि घरेलू हिंसा क्या होती है। किसी भी परिवार या घर में किसी महिला सदस्य के साथ शारीरिक अथवा मानसिक हिंसा की जाती है तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। यह आपको उत्तर लिखना। घरेलू हिंसा क्या होती है कि महिलाओं के साथ, परिवार में रहने वाली, घर में रहने वाली, साथ में रहने वाली महिला के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, हिंसा की जाती है तो उसे घरेलू हिंसा की श्रेणी में माना जाएगा। यह अधिनियम 2005 में बना था। महिलाओं ने आवाज उठाई थी, महिला संगठनों ने आवाज उठाई थी, जिसके पश्चात ये अधिनियम बना, कानून बना और 2006 में इसको लागू किया गया था। ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2006। तो इसमें किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की यदि कोई हिंसा होती है तो वो इस कानून के तहत शिकायत दर्ज करवा सकती है। ये है घरेलू हिंसा अधिनियम। इसके पश्चात अपना अगला एक प्रश्न है, अगला बिंदु आता है, वो है यदि कोई कानून अलोकप्रिय हो। अलोकप्रिय कानून, देश में वर्तमान में सरकार कई प्रकार के कानून बनाती है। कई कानून ऐसे होते हैं जो जनता को पसंद नहीं आते हैं। पसंद नहीं आया तो जैसा आपने पसंद नहीं आया, नहीं आना, वो एक अलोकप्रिय कानून होता है। तो अभी कुछ दिनों पहले आपने अखबारों में, टेलीविजन के माध्यम से देखा होगा, केंद्र सरकार ने कृषि बिल पास किए थे, कृषि कानून लागू किए थे। 3 बिल पास किए थे, 3 कृषि कानून लागू किए थे। उसका विरोध किसानों ने बहुत किया था, सड़कें जाम कर दी थी, 8-10 महीने तक लगातार सड़कों पर पड़े रहे और अंततः क्या हुआ, सरकार को झुकना पड़ा, वो कानून वापस लेने पड़े कि किसानों को ये कानून पसंद नहीं तो सरकार लागू नहीं कर सकती। तो अगर इस प्रकार के कोई अलोकप्रिय कानून या विवादास्पद कानून बन जाते हैं तो जनता क्या करती है? जनता अपने विचार, अपना रोष प्रकट करती है। क्या करती है? रोष प्रकट करती है, आंदोलन करती है, रैलियां निकालती है और सरकार पर दबाव बनाती है। और फिर भी अगर सरकार नहीं माने तो अदालत में जाती है। कहां पर? अदालत में, कोर्ट में। तो कोर्ट जो है वो उस कानून का अध्ययन करता है और अध्ययन करके और फिर सरकार को कहता है कि आपका ये कानून जो है वो गलत है या सही है। अगर गलत है तो उसमें संशोधन के लिए या दूसरा बनाने के लिए कहती है सरकार को, और अगर वो सही है तो फिर अदालत उसको लागू कर देती है। तो इस प्रकार से आपको यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि कोई कानून अलोकप्रिय हो या विवादास्पद कानून हो तो जनता उस पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे देती है? तो जनता रोष प्रकट करती है, आंदोलन कर सकती है उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ रैलियां निकाल सकती है, सरकार पर दबाव बना सकती है कानून बदलने के लिए, और या फिर किसी भी प्रकार से अगर सरकार नहीं मान रही है तो जनता है वो अदालत में जा सकती है। इस प्रकार से ये हमारा पाठ जो है इसमें यही 4 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न तो अपना क्या था? कानून का शासन। 2 नंबर का पाठ है ये
कानून का शासन, कानून का शासन क्या होता है? दूसरा था कानून का शासन। दूसरा प्रश्न था कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने स्थापित किया या नहीं? अंग्रेजों ने। और तीसरा प्रश्न कानून का निर्माण कैसे होता है? चौथा, अगर कोई कानून अलोकप्रिय हो तो जनता उस पर क्या प्रतिक्रिया करती है? दैट्स ऑल। थैंक यू।